यह सच है कि फिल्में उपन्यास और नाटक के तत्वों को आत्मसात किए हुए हैं। एक उपन्यास की तरह यह लोगों और घटनाओं का वर्णन करता है, समय एवं स्थान में विचरण कर सकता है, और एक नाटक की तरह यह अपने भीतर द्वंद्व की विशेषता लिए हुए है। फिर भी सिनेमाई भाषा जितनी शुद्ध होती है, वह उपन्यास और नाटक से उतनी ही मुक्त होती चली जाती है। कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। एक तपेदिक ही होता है प्रसाद में बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खाली कर देती है। तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे करने से होता इस घर में उठती हुई तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। सत्यजीत रे को आप महत्वपूर्ण फिल्मकार भी समझते हैं? देखिए, जब सत्यजीत रे का पदार्पण जो सिनेमा में हुआ, अगर आप सिनेमा के वैश्विक परिदृश्य पर एक नज़र डालेंगे तो आपको जो स्थिति नज़र आएगी वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति नज़र आएगी। उसके पीछे का कारण है कि जो इटली का नवयथार्थवादी युग था जिसने सिनेमा की एक नई शैली को जन्म दिया, वो समाप्ति की ओर था। जो सिद्धांतकार फिल्मकार रूस के थे, उनका भी युग लगभग समाप्त हो रहा था, समाप्त हो चुका था, वो बीते समय की बात हो चुके थे। जो वेस्ट के फिल्मकार थे वो सिनेमाई शैली में ऐसा कुछ नया नहीं कर पा रहे थे जिसकी अपेक्षा उनसे की जा रही थी। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर सिनेमा का ऐसा परिदृश्य था, ऐसे समय पर एशिया में दो महत्वपूर्ण फिल्मकारों का पदार्पण हुआ। प्रथम अकीरा कुरोसावा और दूसरे सत्यजीत रे। अगर हम सत्यजीत रे की बात करें तो पाथेर पांचाली जो उनकी प्रथम फिल्म थी वो 1955 में आई, मगर इसकी तैयारी, इस पदार्पण की तैयारी वो और पहले से कर रहे थे। 1947 में उन्होंने कलकत्ता फिल्म सोसाइटी को स्थापित कर दिया था और लगातार वो सिनेमा के ऊपर लिख पढ़ बोल रहे थे। आप अगर उनके लेखों को पढ़ें तो आप उसमें पाएंगे कि जिस बात को वो बार बार रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लेखों में रेखांकित कर भी रहे हैं लगातार, वो ये कि जैसे बोले और लिखे जाने वाली भाषा का एक व्याकरण होता है, वैसे सिनेमा भी एक भाषा है और उसका भी एक व्याकरण है। तो सिनेमा की जो सहयोगी विधाएं हैं वो उनमें गहरी पैठ और सिनेमा के व्याकरण की सूक्ष्म समझ, इसके संयोजन से वो जिस तरह के अनुभव हमको दे रहे थे वो दर्शकों के लिए हमेशा यादगार बने रहे। और जहाँ तक मैं अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ तो एक बात और महत्वपूर्ण है कि सत्यजीत रे ने अपने 37 साल के करियर में, बड़े करियर में जितनी भी फिल्में बनाई उसमें से लगभग 85% फिल्में, 80 से 85% फिल्में उन्होंने साहित्य पर आधारित रख के बनाई। तो खास बात यह है कि वो लेखकों के अनुभवों को अपना अनुभव बना देते थे और अपने उस अनुभव को दर्शकों को प्रस्तुत करते थे। उदाहरण स्वरूप 1964 में चारुलता फिल्म आई। अगर आप उस दौर की समकालीन समीक्षाओं को पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि जो समीक्षक लिख रहे थे और खासकर बंगाली भाषा के समीक्षक लिख रहे थे और अंग्रेजी भाषा के समीक्षक लिख रहे थे, वो इस बात को लिख रहे थे कि सत्यजीत रे इज टेकिंग एन अनड्यू एडवांटेज। वो एक किस्म से अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं ट्रांसलेट करने में, अडाप्ट करने में, लिटरेचर को, साहित्य को अडाप्ट करने में वो एक अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। जिसके उत्तर की तरह सत्यजीत रे ने एक आलेख लिखा और उस आलेख में सत्यजीत रे ने ये बताया कि सिनेमा मूलतः एक दृश्य माध्यम है और अगर आप उनके उस आलेख को पढ़ें तो आपको रूपांतरण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उनके उस आलेख में मिलेंगे। वो दरअसल ये बता रहे हैं कि जो कलाकार है वो मात्र अनुकरण नहीं करता, वो सृजन करता भी है और वो व्याख्या करता भी है। तो ये बात उन्होंने उस आलेख में स्थापित की, इसलिए मैं उनको महत्वपूर्ण फिल्मकार मानता हूँ।
पाथेर पांचाली जिस मूल कृति पर आधारित है वो उपन्यास एक बंगाली ग्रामीण जीवन और परिवेश को दर्शाता एक वृतांत है। ये 19वीं सदी के उस बंगाली साहित्य से पूर्णतः भिन्न है जो यूरोप की रचनाओं से प्रभावित है। इसका रूपांतरण करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा कि मूल कृति की धीमी गति को बनाए रखने के साथ ही पारंपरिक रूप से सिनेमा के कुछ अनिवार्य लक्षणों को इसमें रखा जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए मूल कृति की कुछ घटनाओं को हटाने के साथ ही अन्य घटनाओं में फेरबदल किया गया। उदाहरण स्वरूप मूल कृति से 300 पात्रों को कम कर मात्र 30 किया गया। पटकथा को ध्यान में रखते हुए कहानी में कुछ उतार चढ़ाव करने के साथ ही द्वंद्वात्मक सोपान रचे गए। मूल कृति में एक मजबूत नाटकीय ढांचे के अभाव के कारण फिल्म में द्वंद्वात्मक विशेषताओं का रखना जरूरी था। फिल्म को एक कहानी के अनुरूप ढालने के लिए पटकथा में करणीय संबंधों को स्थापित किया गया, जैसे कि उपन्यास में होने वाली 2 मृत्यु के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं थे, परंतु फिल्म में इंदिर ठकुरन की मृत्यु सर्वोजया के तिरस्कृत व्यवहार के कारण हुई और दुर्गा की मृत्यु भारी बारिश में भीगने के कारण। पटकथा के लिए कहानी की जो रूपरेखा निकल कर आई वो सभी स्तर पर दर्शकों से जुड़ने योग्य थी। आप फिल्म अध्ययन के छात्र होने के नाते उनकी फिल्मों को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सत्यजीत रे का सिनेमा हमेशा से ही फिल्म अध्ययन के छात्रों के लिए एक अध्ययन का विषय रहा है। हम देख पाएंगे कि उनका जो सिनेमा रहा है और उनके सिनेमा का जो परिवेश रहा है वो उनके परिवेश से बिल्कुल भिन्न रहा है। अगर हम देखें उनकी फिल्मों की फिल्मोग्राफी अगर हम उनकी देखें तो उनकी सारी फिल्में एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं और सारी फिल्मों के का जो परिवेश है, जो चरित्र हैं, वो बहुत ही सच्चाई से उन्होंने पेश किया है। इसका कारण क्या है? साहित्य, क्योंकि साहित्य पे उनकी एक मजबूत पकड़ थी और इस वजह से ये उनकी सिनेमा में देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उन्होंने एक सिनेमाई भाषा को विकसित किया। हम देखेंगे कि जो बम्बैया सिनेमा था वो एक टाइम के बाद सिर्फ वो चीज़ें बनाना शुरू किया जो दर्शक देखना चाहते हैं, जबकि सत्यजीत रे ने वो बनाया जो वो दिखाना चाहते थे और ये उनके सिनेमाई भाषा को विकसित करने का एक बड़ा जरिया बना। लोगों ने उनको एक नए नाम की संज्ञा दी, ऑटियर फिल्म मेकर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि ऑटियर शब्द का मतलब क्या है और ये कहाँ से आया। देखिए, ऑटियर जो शब्द है वो ऑथर से आया है। ऑटियर, अगर हम किसी पुस्तक के लेखक के बारे में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी कलम से आई है, लेकिन सिनेमा के संबंध में ये थोड़ा सा भिन्न हम पाते हैं, क्योंकि सिनेमा को संपूर्ण करने में कई विभाग आ जाते हैं, जैसे एडिटिंग हो गया, कैमरा, साउंड, म्यूज़िक, सेट डिज़ाइन। तो इन सारे विभागों को संयोजित करके हम फिल्म को संपूर्ण करते हैं। सत्यजीत रे के संबंध में हम पाते हैं कि जो उनकी भाषा शैली रही है, सिनेमैटिक भाषा रही है उनकी, वो हम उनकी फिल्मों में देख पाते हैं कि उनका सारे विभाग पे कितना दखल था। एडिटिंग पे, साउंड, म्यूज़िक और पटकथा लेखन, तो सारे विभागों पे उनकी एक मजबूत पकड़ थी और सभी पे उनका दखल था और हम उनकी फिल्मों में देख पाते हैं और इस वजह से हम उन्हें ऑटियर फिल्म मेकर की श्रेणी में रखते हैं। आप देख पाएंगे कि रिचर्ड एटनबरो के इंटरव्यू में उन्होंने कैसे उन्हें ऑटियर फिल्म मेकर कहा है। The delegation of the creation is so much. There is a director, yes, but he has a
cameraman, and he has an art director, and he has actors, and he has writers, and he has composers, etc., and camera operators, etc., etc. I think the extraordinary thing about Manik Da, as I've been allowed to call him since I've been here, is that he performs so many of those functions. He writes the screenplay, he composes the music, he directs it, he operates the camera, he half lights the set. Certainly he works with the lighting cameraman in such detail that any source of light or change that he wants, he gets. He edits his own films, almost as Chaplin did. He's even so firm about what he wants from the actor. I'm afraid he is. Very clever. Absolutely. And his interest and almost what's the phrase I want? Obsession with detail means that he puts 90% of what there is onto that screen. বাংলাদেশ কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশে চাইতে শ্যামল কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয় রে দুর্বা কোমল কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটে রে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা ফিঙে নাচে গাছে গাছে কোথায় জলে মরাল চলে মোরালি তার পাছে পাছে বাবুই কোথা বাসা বনে চাতক বাড়ি যাচ্ছে রে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে কোন ভাষা মরমে পুষি আকুল করে তোলে फिल्म पाथेर पांचाली को बनाने में सत्यजीत रे को किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ा? जी, जैसा कि हर नए फिल्मकार के साथ होता ही है, तो पहली फिल्म बनाने के लिए बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पर सत्यजीत रे की कहानी जब देखते हैं तो कुछ अलग तरीके का मिलता है, क्योंकि वो उस फिल्म को बनाने को लेकर मानसिक और कलात्मक रूप से तो पूरी तरह तैयार थे, किंतु जो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो आर्थिक रूप से आ रही थी। क्योंकि उन्होंने जब 1952 में पहली बार बाइसिकल थीफ देखी थी, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वो फिल्म तो बना ही लेंगे अपनी फिल्म, और इसी प्रकार बनाएंगे, रियल लोकेशन पे शूट करेंगे, नेचुरल लाइट्स रहेगी। किंतु जब यही आइडिया उन्होंने बंगाल के जो फिल्म मेकर्स थे या प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ शेयर किया, सोचा कि कोई उनके साथ फिल्म बनाने के लिए राजी हो जाए, तो कोई भी इसके साथ करना ही नहीं चाहते थे। इसका कारण ये हुआ कि एक नए फिल्मकार थे, हर एक को लग रहा था कि ये थ्योरी है नहीं, क्योंकि उस समय जो फिल्म मेकिंग होती थी वो पूरी स्टूडियो बेस्ड होती थी। इसलिए तो उन्होंने फिर आगे तय करा कि वो अपनी बचत के पैसों से फिल्म मेकिंग करेंगे, और जो पहली फिल्म है वो अपनी बचत के पैसे से करेंगे। अब बचत के पैसे तो बहुत कम थे, तो इसलिए उन्होंने साथ में नौकरी को भी रखा, और इसीलिए जो उन्होंने पहला दृश्य या आप कह सकते हैं कि पहले शूटिंग की तारीख रखी थी वो वीकेंड रखी थी, जो जिस टाइम में उनको नौकरी नहीं करनी रहती। In 1947, I think I read a very fine book, which I thought would make a good film, and so I wrote a script, and it was in 50, I think, that I started looking for a sponsor. I had my script, and I couldn't find a sponsor, so in 52, I think it took 1 year to find out that nobody would back me. Financially? Yes, financially, yes. And in 52, I and a few friends of mine managed to pool our resources and started shooting this film with our own money. This is the film Pather Panchali that you're discussing now? Yes, yes. That was, in other words, your first film, and Yes. you've since made others? I have made the sequel to it, Aparajito. आपकी कोई पसंदीदा फिल्म जो आपकी स्मृतियों में हो? अपराजितो, क्योंकि जो पूरा अपूर संसार है उसमें अप्पू की पूरी ही कहानी देखी है, कि बचपन से लेके उसके मतलब बच्चा होने तक की, उसका अपना बच्चा होने तक की कहानी हम देख पाते हैं। पर जो अपराजितो है उसमें जो अप्पू का फेस चल रहा है वो एक किशोर अवस्था से लेकर तो एक युवा हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसका विद्यार्थी जीवन है, और मैंने भी अपनी शिक्षा अपने घर से बाहर रहकर ही करी अभी तक, और अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं उस किरदार से या उस कहानी से वहाँ बहुत अच्छे से जुड़ पाता हूँ। তুই কলকাতা যাবি? যাব না, সবাই তো যায়, সেই জন্যই তো হেডমাস্টার মশাই ডেকেছিলেন, সব ঠিকানা দিয়ে দিলেন, বললেন কোনো অসুবিধা হবে না। আর খরচটাকে জোগাবে শুনি? খরচ আবার কি, কলেজ হাফ ফি হয়ে যাবে, মাসে মাসে 10 টাকা পাবো, আর একটা চাকরি জুটিয়ে নেবো। আর আমি
আমি কি গাঙের জলে ভেসে এসেছি? তুই পূজা আচ্ছা বন্ধ করে চলে যাবি আর এরা আমাকে মাথায় তুলে রাখবে না? তাই বলে কি আমি পড়বো না নাকি? বসে বসে ঠাকুর পুজো করবো? দোষ কি তাতে? পুরুতের ছেলে ঠাকুর পুজো করবি না তো কি লাট সাহেবই করবি নাকি? হ্যাঁ তাই করবো। চুপ। চুপ বই কি? তুমি যা বলবে তাই হবে না? 100 বার হবে না। যাবো না, যাও। তোর ছেলে মানুষ করিসনি অপু? বলছি তো যাস কলকাতা। বলছি মানে? তোমার তো চলবে না এখানে। আমি তো বলেছি সেই কথা। সব দিক ভেবে দেখতে হবে তো। তারপর তুমি আমায় মারবে? আমার ঘাস হয়েছে বাবা, আর কখনো মারবো না। চল একটা জিনিস দেখাই তোকে, চল। এই দেখ, কার টাকা মা? চাকরি করতুম না কাজটা, মনে আছে? কত জমিয়েছি জানিস? $32। ভাগ্যিস জমিয়েছিলাম, এর থেকে কিছু দিয়ে দেবো তোর সঙ্গে। একটা মাস চলে যাবে। पैसों की कमी के कारण ही बरसात का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किलें आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब तक अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निर्भय आकाश के दिन में भी शायद बरसात होगी। इस आशा में मैं, अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता कि वो बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো सिंधु। सत्यजीत रे के पूरे व्यक्तित्व में रविंद्रनाथ ठाकुर विद्यमान है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। कारण यह है क्योंकि बंगाल की धरती पे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको हम ठाकुर कहते हैं, तो ठाकुर ईश्वर को भी कहते हैं हम। तो बंगाल की पूरी संस्कृति जो है वह ठाकुर रविंद्रनाथ की जो कर्म भूमि है शांति निकेतन, वहाँ जाने के लिए, वहाँ दर्शन करने के लिए एक परंपरा सी रही है, लोग जाते रहते हैं। इस परंपरा में कहीं न कहीं सत्यजीत रे जब बाल्यावस्था में थे
तो वो शांति निकेतन जाते हैं और वहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलते हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर उनकी डायरी पर ऑटोग्राफ के रूप में 4 पंक्तियाँ लिख कर देते हैं, जिन पंक्तियों को मैं आपको बता रही हूँ। बहु दीन धौरे, बहु कोश दूरे, बहु वोय करे, बहु देश घुरे, देखते गए छी पर्वतमाला, देखते गए छी सिंधु, देखा होयनी चछु मेलिया, घर होते शुधु दुई पाए फेलिया, सारा देश घुरे, देखा होयनी एकटी घास ऊपरे, एकटी शिशिर बिंदु। अर्थ यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इन पंक्तियों को सत्यजीत रे को देते हैं, जिनका अर्थ है कि सारी दुनिया को मैं घूम आया, जहाँ गया नहीं या जहाँ मेरी दृष्टि नहीं गई वो थी मेरे घर के आंगन पर उगी हुई हरी घास की दूब, जिस पर ओस की बूंदें पड़ी थी। अर्थ यह है कि हमें ज़रूरत है कि हम न सिर्फ पूरी दुनिया को जानें, हमारे आसपास क्या है उसे भी हम जानें। शायद मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा कारण रहा है कि सत्यजीत रे के अंतर्मन में रविन्द्रनाथ ठाकुर बस गए थे और बाल्य अवस्था से बसे थे, जिसका असर हमें उनके आगे कई फिल्मों पर दिखता है। साफ साफ हम देख पाते हैं कई महत्वपूर्ण फिल्में जिन पर सीधे सीधे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो उपन्यास है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानियाँ हैं, उनको वह अपनी फिल्मों का मुख्य विषय वस्तु बनाते हैं या मुख्य प्लॉट बनाते हैं। चारुलता जो है वह रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृति है। नोस्टो नीड़ पर यह फिल्म बनी है और बहुत खूबसूरत फिल्म है। जिस फिल्म को लेकर जब सत्यजीत रे से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि शायद मुझे अगर अवसर मिले तो मैं पुनः चारुलता ही बनाना चाहूँगा। कैमरा रोलिंग, एक्शन। तो चंदन जी, सत्यजीत रे का फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ? उनका फिल्मों के प्रति रुझान बचपन से ही रहा है। वे अक्सर अपने मामा के साथ सिनेमा हॉल जाया करते थे और चूँकि उनका हर कला क्षेत्र में उनकी रुचि रही है, उनका समझ रहा है हर कला क्षेत्र में, और ये समझ उन्हें अपने परिवार से ही मिली है। उनके दादाजी पेंटर भी थे और साथ में लेखक भी थे। उनके पिताजी बच्चों के पत्रिकाओं में लिखते थे। उनकी माताजी का म्यूजिक के
ऊपर काफ़ी पकड़ था और स्वयं उन्हें भी म्यूजिक का काफ़ी सेंस था, खासकर वेस्टर्न म्यूजिक। तो ऐसे में उनका फिल्मों के प्रति रुझान स्वाभाविक है और उनका मानना भी था कि फिल्मी ऐसा माध्यम है जिसमें सभी कलाओं का संयोजन करते हुए वे अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और चूँकि उनका जो हर कला पे उनका जो पकड़ था, इस कारण से फिल्म निर्माण के हर विभाग में उनका दखल होता था, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो लेखन हो। बाद के फिल्मों में तो वो संगीत स्वयं ही देने लगे थे। कहा जाता है कि वो बहुत ही गंभीर विषयों पे फिल्म बनाते थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ गंभीर विषयों पर फिल्म बनाते थे। उन्होंने बच्चों को लेकर भी काफ़ी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि टू, पारस पत्थर, सोनार केला इत्यादि। और ये जो बच्चों को लेकर समझ है, ये कह सकते हैं काफ़ी पहले से थी। बचपन से ही ये समझ उनके भीतर पलती रही। আমাদের খুব দেশ বেড়ানোর শখ রাজা মশাই, যদি একটু ঘুরে টুরে বেড়াতে পারতাম। জুতো জোড়া পায়ে পরে কোথা যাবি নাম করে, এর হাতে ওর হাতে তালি দিবি তালি দিবি তালি দিবি। আর রাজা মশাই, যদি আমরা গান বাজনা করে লোককে একটু খুশি করতে পারতাম। হবে 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 গান হবে, ঢোল হবে, সুর হবে, তাল হবে, লয় হবে, লোকে শুনে বাবা চাকা তীর হয়ে থেমে যাবে। Thank you.